नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जॉब का जोश पर। मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए मैथ्स की प्रैक्टिस फॉर राजस्थान के सभी एग्जाम्स के लिए। इस सीरीज़ के अंदर हम मैथ की प्रैक्टिस करवाएंगे। राजस्थान की एग्ज़ाम के अंदर जो अलग अलग पेपर लगे हैं आपके, उन सभी के क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम यहाँ पर लेकर के आए हैं। उनको किस तरह से अप्रोच करना है, किस तरह से आपको एग्ज़ाम में थोड़ा कम टाइम में आपको करना है, वो हम इस सीरीज़ के अंदर देखने वाले हैं। इस सीरीज़ के अंदर हम क्वेश्चंस को कुछ ट्रिक्स के साथ में देखेंगे, कुछ क्वेश्चन थोड़े से लेंथी होंगे, उनको पूरा बेसिक के साथ में देखेंगे। यदि कुछ फार्मूलाज होंगे, उन फार्मूलाज को हम याद करेंगे। इस तरह से हम इस सीरीज़ को कंप्लीट करेंगे। और मैथ्स प्रैक्टिस यदि आप ये सीरीज करते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत ही फ़ायदा होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। तो आपका पहला क्वेश्चन है, ए और बी ने क्रमशः 84,000 और 80,000 का निवेश करके व्यापार शुरू किया। 4 महीने के बाद बी ने 12,000 का और निवेश किया। उसी समय सी ने 96,000 का निवेश करके व्यापार से और जुड़ गया। व्यापार शुरू करने के 1 वर्ष के बाद होने वाले लाभ में ए, बी और सी के लाभांशों में क्या रेशो होगा, वो आपको बताना है। तो मैं आपको सिंपली बताऊं कि ये कहना क्या चाहता है। ये कहना ये चाहता है कि कोई ए है, कोई बी है और कोई सी है। 3 दोस्त थे। इसने 84,000 84,000 रुपये लगाए, बी ने 80,000 रुपये लगाए, सी का अभी पता नहीं। 4 महीने बाद बी ने 12,000 का और निवेश कर दिया, 12,000 और ऐड कर दिए। तो ये 8,000 जो है ये 12 महीने के लिए थे। और इसने क्या और ऐड कर दिया, इसने 12,000 रुपये और ऐड कर दिए। 12,000 रुपये कितने महीने बाद ऐड किए, 4 महीने बाद। तो 4 महीने बाद ऐड किए तो कितने महीने तक रहेंगे ये, 8 महीने तक। कितने साल तक बोला, 1 वर्ष बाद। तो 1 वर्ष में होते हैं आपके 12 महीने। 4 महीने बाद किया है तो ये 8 महीने रहने वाला है। ये 12,000 जो अमाउंट है आपका, ये 8 महीने रहने वाला है। अब सी ने उसी समय मतलब 4 महीने बाद 96,000 का निवेश कर दिया। अब इसका भी कितने दिन रहने वाला है, ये भी 8 महीने रहने वाला है। ठीक है। और जो ए था इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। इसका मतलब इसने जो अमाउंट लगवाया था स्टार्टिंग में, वो पूरे के पूरे 12 महीने आपका रहने वाला है। ठीक है। अब इसमें आपको रेशो फाइंड करना है। तो क्या करोगे, 3 जीरो से 3 जीरो, 3 जीरो इधर, 3 जीरो इधर, कट कर दो। 4 से काट दो, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। ठीक है। जब प्लस का साइन होता है ना, इधर कोई वैल्यू है x, इधर कोई वैल्यू है y, और इसको किसी एक से काट रहे हैं, किसी 4 से काट रहे हैं मान लो, तो x भी कटेगा और y भी कटेगा। ऐसा नहीं आप x को काट के छोड़ दो, नहीं, x भी कटेगा और y भी कटेगा। बट x और y आपस में मल्टीप्लाई हो और 4 से यदि आप डिवाइड कर रहे हो तो केवल एक बार डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है इस बात का। चलिए अब इसमें काटूँ तो कितना है ये, 84 × 3 रेशो LT × 3 प्लस 12 × 2 रेशो 96 × 2। 4 से हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 × 3 प्लस 4 × 12 × 2 रेशो 4 दूनी 8, 4 चौक 16 × 2। कितना हो गया, इधर लिख लो, 21 × 3 रेशो ये कितना हो गया, 20 × 60 प्लस 4 × 12, तो 60 10 70 और 2 72 रेशो 24 × 2, 3 से हो जाएगा। तो 21, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, 3 से 3 अंटा 24 और 8 दूनी 16, 21 24 16। ये क्या हुआ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। ये 3 दूनी 6 होता है, 3 दूनी 6। ठीक है। तो 60 और 6 66, 66। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 21 22 16, 21 22 16 आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यदि आपको समझ में नहीं आए तो एक बार दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका,
मधुर ने दो वस्तु, एक आदमी था मधुर, उसने एक वस्तु 450 में खरीदी और दूसरी 1050 में खरीदी। उसने पहली वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेच दिया। इस सारे लेन देन में उसका लाभ अथवा हानि क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप लिखो सबसे पहले एक वस्तु 450 की खरीदी थी, दूसरी वस्तु 1050 की खरीदी थी, है ना। अब आप एक चीज़ देखें, इसमें इसने प्रॉफिट और लॉस पूछा है, मतलब या तो प्रॉफिट या लॉस पूछा है, कितना परसेंट, ये नहीं पूछा कितने का हुआ है। तो इसमें हम क्या करते हैं, ये जो आपको जो रुपए में जो अमाउंट जो दिया हुआ होता है ना, ये नंबर, इसको आप जितना छोटा कर सकते हो आपस में काट के उतना छोटा कर लो। तो इसको आप काटोगे तो रेशो करो, जब आपको परसेंट में पूछे ना, परसेंट में, है ना, तो आपको इससे कोई मतलब नहीं होता, आपको ये देखना कितना माइनस हुआ है। ठीक है, तो आप रेशियो से कर सकते हो इसको। तो काटो, तो कितना हो गया, 5 से कट सकता है, 5 9 45, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 3 3 9, 3 7 21, मतलब 15 से कट रहा था ये ना। 3:7, मतलब ये CP हो गया, एक 3 में खरीदा और एक 7 में खरीदा। उसने पहली वस्तु 16% के लाभ पर बेची, है ना। अब 16%, 3 का 16% कितना हो गया, 3 का 16%, 3 का 16% कितना हो गया, 0.48, 0.48 हो गया ना। तो 0.48 का इसको प्रॉफिट हो गया और दूसरी वस्तु पर 10% का हानि, तो 7 का 10% कितना हो गया, 1/10, 0.7, तो 0.7 का क्या हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया ना, है ना। अब बोला कितना परसेंट क्या हुआ टोटल, तो टोटल से भी कितनी हो गई 10, इधर 0.48 का तो क्या है प्रॉफिट है और 0.7 का क्या है लॉस है। तो आप ये देखें 0.7 बढ़ा है कि 0.48, 0.7 बढ़ा है ना। तो 0.7 में से 0.48 माइनस कर दो, कितना बचा, 2 पॉइंट इतने का लॉस हुआ है, 2.22 का लॉस हुआ है, 0.22 का लॉस हुआ है, कितने से हुआ है, 10 से CP इंटू 100, 1 0 से 1 0 कट गया, कितना बच गया, 2.2, क्योंकि 0.2 है तो नीचे 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 और कट जाएगा और 1 0 का 0.2 इधर लग जाएगा, तो 2.2 का क्या हो गया, लॉस हो गया, 2.2 का लॉस हो गया। ये यहाँ पर ये जो 10 आया ना, ये है आपका CP, ये जो 10 है ये हो गया आपका CP हो गया, ये आपका प्रॉफिट है, ये आपका लॉस है, लॉस ज़्यादा हो रहा है प्रॉफिट कम हो रहा है, तो लॉस में से प्रॉफिट को आपने माइनस कर दिया, माइनस करने के बाद में आपके पास आ गया 0.22, है ना। और जब हम परसेंटेज या लॉस, प्रॉफिट या लॉस परसेंट जब हम निकालते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट या लॉस जितने का हुआ है बटे CP इंटू 100, तो ये हमने किया है, जितने का लॉस हुआ है वो लिखा, नीचे CP लिखा, इंटू 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2.2 इसका क्या आ गया, लॉस आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, आपका अगला क्वेश्चन है, सुनील ने एक वस्तु खरीदी, उसे 10% के लाभ पर अंकित को बेच दिया, अंकित ने उसे 5% के लाभ पर चेतन को बेच दिया। यदि चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 रुपये चुकाए तो सुनील ने वह वस्तु कितने में खरीदी थी, ये आपको बताना है। तो ये एक सक्सेसिव जो रेशियो चलता है उसका क्वेश्चन है। तो सुनील ने एक वस्तु खरीदी, माना कि उसने X रुपये में खरीदी और उसे 10% लाभ के साथ अंकित को बेच दिया। अब 10% का मतलब कितना होता है, 10% का मतलब होता है 1/10, मतलब 10 का सामान आपने 1 के प्रॉफिट, मतलब 10 का सामान आपने 11 में बेच दिया, तो लिख दो इधर 10 का सामान आपने 11 में बेच दिया। अंकित ने उसे 5% लाभ के साथ चेतन को बेच दिया। अब 5% का मतलब कितना होता है, 5/100, मतलब 1/20, मतलब 1 का तो प्रॉफिट हुआ है और 20 में का CP था, तो 20 का सामान कितने में बेच दिया, 21 में बेच दिया। ये आपको थोड़ा तरीका याद रखना पड़ेगा कि ऐसे ऐसे सक्सेसिव होता जाता है। जब कंटिन्यू उसके अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट हो रहा है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करते हुए आप कर सकते हो इसको। ठीक है, अब चेतन ने उस वस्तु के लिए 1386 रुपये, है ना, 1386, अब ये जो रेट आया है ये कितना है, 1386 रुपये है ये। मतलब सुनील ने एक वस्तु खरीदी थी, उसे 10% के लाभ के साथ में 10 से 11 का सामान में इसको अंकित को बेच दिया, अंकित ने उसे 5% के लाभ पर चेतन को बेच दिया। अब बेच दिया, गौर करो आप इस बात पर, बेच दिया मतलब जो SPI है जिसके ऊपर बेचा है वो ये निकल के आ गई आपकी,
जितने में बेचा है, ये वाली इक्वेशन, और ये कितने के बराबर है, 1386 के बराबर है ये। अब इसको काट लो, तो काटोगे कितना जाएगा, 11 से काटो, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 से 66 है ना, और ये 21 छिका 126 है ना, तो 6 दूनी 12, 120 कितना हो गया 1200। तो 1200 आपका राइट आंसर आ गया। एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 1200 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं आपको दे रखी है, 3 नंबर आपको दे रखे हैं, 2/3 दे रखा है, 1/2 रखा है, 3/4 दे रखा है, के अनुपात में है। इनमें से सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या में अंतर 36 है। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या है, ये आपको बताना है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन आपके पास में आते हैं, रेशियो के अंदर जो फ्रैक्शन में दिए हुए होते हैं रेशियो, उसमें आप क्या करते हैं, नीचे नीचे वाली जो संख्याएं होती है ना, इनका आप एलसीएम ले लो। तो 3, 2, 4 का एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब एक ऐसी संख्या जिसके अंदर इन तीनों का भाग जाए, है ना। तो क्या करते हैं, या तो इनको आपस में तीनों को मल्टीप्लाई करके कर लो, या फिर जो बड़ी से बड़ी संख्या होती है ना, उसके मल्टीपल चेक करते रहो। 4, 4 दूनी 8, 8 में 3 का जाता है, नहीं, 4 3 12, 12 में 3 का जाता है, हाँ, तो इसका एलसीएम हो गया 12, इसका एलसीएम हो गया 12। अब 12 से सबको मल्टीप्लाई कर दो, तो 12 इंटू 1/3 रेशियो 12 इंटू 1/2 रेशियो 12 इंटू 3/4, कितना हो गया, 3 चौक 12, 2 छिकी 12, 4 ती 12, 3 तिया 9, 4 ती 12, 3 तिया 9, 4 6 9, इसका रेशियो आ गया। इनमें सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या में अंतर है। सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या 4 है। 9 में से 4 गया तो कितना बचा, 5। कुछ गड़बड़ कर दिया अपन ने, हाँ, ये यहाँ पे 2/3 है, तो यहाँ पे 2/3 लिखो, है ना। तो 3 चौक 12, 4 दूनी 8 आएगा ये, है ना। तो सबसे बड़ी संख्या 9 है, सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है। तो 9 में से 6 गया तो कितना बचा, 3, और 3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 36, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 12। इन तीनों में सबसे छोटी संख्या क्या होगी, अब सबसे छोटी संख्या क्या है, 6 है, तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 48, सॉरी 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 72। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो गया, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ने पर परिणाम वही संख्या आता है, तो वह संख्या क्या होगी। अब आप एक चीज़ ये देखें कि कोई संख्या का 75% दे रखा है, उसके अंदर आपने कुछ जोड़ दिया, कुछ आपने जोड़ दिया। अभी 75 नहीं लिख रहे, अभी ये इसको छोड़ो एक बार। 75% है, उसमें कोई संख्या जोड़ा और वो क्या आ गया, संख्या। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है। मतलब 100% का मतलब क्या होता है, 100% का मतलब होता है 100/100, तो 100 से 100 कटा मतलब 1, मतलब कोई भी संख्या एक होती है, एक होती है ना। तो समझ गए, इसको लग देते हैं, है ना। कोई भी संख्या जो होती है वो 100% होती है, हमेशा 100% होती है, अपने आप में पूर्ण होती है। मतलब आप जैसे हो, आपके जैसा कोई दूसरा है नहीं है, आपको रिजेंबल करेगा, बट आपके जैसे पूरा 100% कोई नहीं होगा, आप ही वो हैं जो आपके 100% है। ठीक है, कोई आपसे 90% मिल सकता है, कोई 70% मिल सकता है, बट ऐसा कोई आदमी आपको नहीं मिलेगा जो आपके जैसा हूबहू हो 100% एकदम। एग्जैक्ट वेट, एग्जैक्ट आई साइट, एग्जैक्ट ईयर का पावर, जो भी है बोलने का तरीका जो भी है, वो 100% आपके जैसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि 100% जो है वो आप ही है, मतलब आपका 100% आप ही है। तो कोई भी संख्या अपने आप में पूर्ण होती है, कोई भी संख्या अपने आप का 100% होती है। अब आप एक चीज़ देखें, ये जो 75% है, ये क्या है, एक्स का, किसी संख्या का 75% प्लस उसमें कुछ जोड़ा और वो क्या निकल के आए, उस संख्या का 100%, यही बात है ना। तो अब आप एक ही चीज़ ये देखें कि 75% एक्स का और एक्स का 100% इधर है, तो एक्स के 75% में क्या जोड़ेंगे हम, एक्स का 25% जोड़ देंगे तो एक्स का 100% आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। मतलब 75% और 25% कितना हो गया, 100, मतलब एक्स का 100%, एक्स का 100%। अब आप क्वेश्चन की तरफ जाएँ, क्वेश्चन ने आपको क्या बोला, क्वेश्चन ने आपको बोला
कि किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75% 75 में जोड़ देते हैं, मतलब 75 में जोड़ देते हैं तो वही संख्या आता है, तो वही संख्या x आ जाता है और x का 100% होता है। मतलब आप एक चीज़ देखें, ये जो 75 है ना, क्या होगा 75, ये x का 25% है, ये x का 25%, मतलब 25% की वैल्यू कितनी है, 75 है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, है ना। या तो इस तरह से कर लो, 25 75 और 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300। एक तो तरीका ये है। दूसरा ये है कि 25% की वैल्यू 75 है, आपको चाहिए 100% की वैल्यू, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 25 चौक 100%, 75 चौक 300, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी 300। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, ए और बी मिलकर किसी काम को 120 दिन में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 90 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उसी काम को 72 दिन में कर सकते हैं। यदि ए बी सी मिलकर काम करें तो वे कितने दिन में एक साथ इस काम को कर सकते हैं। ठीक है, समझ गए इस बात को। ए और बी है वो किसी काम को 120 दिन में करते हैं, बी और सी मिलकर उसको 90 दिन में करते हैं, ए और सी मिलकर उसको 72 दिन में करते हैं, ए बी सी मिलकर कितने दिन में इसको करेंगे। सीधा सा सवाल है। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो सोल्व करते हैं तो देखते हैं, ए प्लस बी कितने दिन में करते हैं, 120 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में करते हैं, 90 डेज में, सी प्लस ए कितने दिन में करते हैं, 72 डेज में, है ना, 72 डेज में। अब आपको मैंने बताया था कि ये जो आता है, ये आता है डे, कितने दिन में काम करे, और ये जो इधर इनका एलसीएम लिया जाता है, इनका एलसीएम लिया जाता है, और ये आ जाता है आपका टोटल वर्क। इधर जो आता है वो आपका टोटल वर्क आ जाता है ना। ठीक है, अब जो टोटल वर्क होता है वो एलसीएम होता है, एलसीएम होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब ऐसी छोटी से छोटी संख्या, बड़ी तो हो ही सकती है बट ऐसी छोटी से छोटी संख्या जिनका इस तीनों का उसमें भाग जाता हो। ठीक है, तो मैं कैसे करता हूँ, मैं खुद कैसे करता हूँ, मैं कैसे करता हूँ इनको, जैसे 72 है, 72 होता है 9 अंटे 72, मतलब 9 अंटे 72, 72 का इसमें भाग चला गया। अब मुझे चाहिए 90, 90 में क्या आ रहा है 9 और 10, तो 9 तो मेरे पास आ गया, अब मुझे 10 चाहिए, मतलब 9 तो मेरे पास आ गया ना, 9 तो मेरे पास आ ही गया, अब मुझे क्या चाहिए 10 चाहिए, 9 इंटू 10 कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब 10 में क्या होता है, 10 क्या होता है 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, अब 2 तो इस 8 के अंदर है ही, इस 8 के अंदर, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बस इसको एक बार समझ लोगे ना आप तो आपका जो आसान हो जाएगा एकदम क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। ठीक है ना। तो 9 तो इसके अंदर है ही, 10 चाहिए, 10 क्या होता है 2 इंटू 5, तो 2 तो इसके अंदर 8 के अंदर है ही, 5 और चाहिए, तो इसमें 5 और लिख दो, 5 और मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इससे मतलब नहीं है कि कितना बन रहा है, ज़्यादा बन रहा है कम बन रहा है, उससे मतलब नहीं है ना, हमें इनका मल्टीपल इसमें ऐड करना होगा। ठीक है, अब 12, 12 क्या होता है 12 इंटू 10, 12 इंटू 10, है ना। अब 12 इंटू 10, 12 120 क्या होता है 12 इंटू 10, अब 12 क्या होता है 4 इंटू 3 इंटू 10 क्या होता है 5 इंटू 2, तो 4 थी 12। अब 4 जो है इस 8 के अंदर है कि नहीं है ना, 4 इसके अंदर 8 के अंदर है कि नहीं, 4 है ना, ये चाहिए हमें, तो 4 दूनी 8, 8 इसके अंदर है। ठीक है, 3 चाहिए, 3 भी इसके अंदर 9 के अंदर है, 9 के अंदर 3 है ही, अब चाहिए 5, 5 भी इसके अंदर है ना। आगे समझ में, मतलब 120 हुआ कि नहीं हुआ, 8 पंजे 40 और 4 थी 12, 120 होता है, जो 120 होता है उसको आप लिखोगे, है ना, तो 4 थी 12, 40 इंटू 3 होता है, तो 3 तो इस 9 के अंदर है, 40 क्या होता है 8 पंजे 40, तो 8 पंजे 40 और 3 इसके अंदर है, मतलब एलसीएम आ गया इसका 9 इंटू 8 इंटू 5। ठीक है, अब 12 120, अब 120 से डिवाइड करेंगे तो इधर आती है कैपेसिटी, इधर निकल के आती है कैपेसिटी। ठीक है, इधर निकल के कैपेसिटी आती है। अब 120 को 120 से 9 इंटू 8 इंटू 5 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 इंटू 8 इंटू 5 को जब 120 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 पंजे 40 और 40 का 4 थी 12, 3 थी 9, इसकी एफिशिएंसी आ गई 3। 90, 90 से डिवाइड करेंगे तो 9 से 9 कट जाएगा, बचा 10, तो 10 से 5 दूनी 10, 2 चौक 8, काट के देखना आप इसको, मैं भी ऐसे ही काट रहा हूँ, 9 इंटू 8 इंटू 5, बस मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ, बस इतना सा अंतर है 9, है ना। तो 9 से 9 10, 5 से 5 दूनी 10, 2 चौक 8, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 4।
फिर इसके बाद में आ जाओ 72 पर। 72 तो सीधा सीधा हो जाएगा, 9 अंट 72 मतलब 5, 5 बच जाएगा। ठीक है, कैपेसिटी आ गई। अब बोला कि तीनों मिलकर काम करें। अब आप एक चीज़ देखिए, इन तीनों को जोड़ दो, इन तीनों को जोड़ दो तो ए कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार जुड़ेगा, बी कितनी बार जुड़ेगा, 2 बार, सी कितनी बार, 2 बार। तो 2 बार सारे जुड़ जाएंगे, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों के तीनों 2 2 बार जुड़ जाएंगे। इनकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी, जोड़ दो, 3 और 4 7 और 5 12, 12। तो ए प्लस बी प्लस सी की कैपेसिटी कितनी आ गई, 6, 6 आ गई ना। अब इसने बोला कि जो टोटल जो टाइम लगेगा ना वो कितना लगेगा जब तीनों काम करें। तो टोटल वर्क कितना है, 9 इंटू 8 इंटू 5, टोटल वर्क ये है ना। और इनकी एफिशिएंसी या कैपेसिटी कितनी है, 6 है, 6 है ए प्लस बी प्लस सी की। ये तो फाइंड करना है ना टोटल टाइम, ए प्लस बी प्लस सी तीनों एक साथ कितने दिन में करते हैं। तो काटो, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 2 चौका 8, 5 चौक 20 तिया 60। तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, 270 किलोमीटर की दूरी कार से तय करने में बस की अपेक्षा 2 घंटे कम लगते हैं। यदि बस की गति कार की गति की 60% है तो कार की गति कितनी होगी। ठीक है, यहाँ से देखो इस क्वेश्चन को, कार की गति की 60% है, मतलब ये बस है, ये कार है, ये स्पीड है, ये स्पीड है। कार की गति की 60%, अब 60% का मतलब कितना होता है, 60/100। तो 20 या 60, 20 चौक 80, 20 या 60, 20 चौक 80 और 20 पंजे 100, है ना। तो कार की गति हम यदि 5 मान ले तो बस की गति कार की गति का 60% है, मतलब 5 का 3/5 है। तो 5 का 3/5 कितना हो जाएगा, 5 से 5 कट जाएगा, 3, है ना। ठीक है ना। अब इसके बाद में ये देखो डिस्टेंस कितनी है, 270 किलोमीटर, मतलब दोनों के लिए डिस्टेंस सेम है। ठीक है, तो डी इक्वल टू क्या होता है, एस टी, डी इक्वल टू क्या होता है, एस टी, है ना। अब इसकी S1 है, इसकी T1 है, मान लो एक की S2 है और T2 है, डिस्टेंस तो सेम है ना, तो इक्वल कर दिए, है ना। तो S1 रेशो S2 इज इक्वल टू T2 रेशो T1, मतलब S1 और S2 का रेशो जो है वो T2 T1 का रेशो होगा। मतलब स्पीड का रेशो 3:5 है, तो जो टाइम का रेशो होगा ना वो हो जाएगा 5:3, उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा ये, है ना। क्योंकि एक की स्पीड 3 है तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा, 5 का लगेगा, है ना। और एक की स्पीड ज़्यादा है उसको टाइम कम लगेगा, 3 का लगेगा। ठीक है, इनका जो डिफरेंस दे रखा है वो कितना दे रखा है, 2 आवर दे रखा है ना। मतलब जब बस की अपेक्षा कार से जाते हैं तो 2 घंटे कम लगते हैं, 2 घंटे कम लगते हैं। मतलब एक में 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2, और 2 का मतलब 2 घंटे दे रखा है ना। अब ये पूछा कार की गति कितनी होगी। अब कोई भी कार है उसकी स्पीड निकालेंगे तो एस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें पता है 270 है, बट टाइम कितना है, टाइम कितना है किसका, बस का, नहीं कार का पूछा इसने। तो कार का टाइम कितना लाए, कार का टाइम है 3 घंटे। ठीक है, तो ये आ गया 3×27 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना आप कि जो डिस्टेंस है वो दोनों की सेम है ना, इसलिए जो रेशो होगा वो आपका अपोजिट हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस वाई रेशो x प्लस वाई इज इक्वल टू 3:5 है तो 2x² प्लस y² रेशो 4x² माइनस y² का मान कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो चलिए इसको कैसे करेंगे, इसको करेंगे x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 3/y। ठीक है, तो इस 5 को ऊपर ले जाओ, 5x माइनस 5y इक्वल टू 3x प्लस 3y। ओके, 5x में से 3x गया तो कितना बचा, 2x बचा, 5y और 3y कितना हो गया, 8y हो गया, x से कटा 4 बचा, तो x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/1, 4/1, x की वैल्यू 4 है। ठीक है, y की वैल्यू 1 है। अब इसको सोल्व कर लो, 2x², ऊपर ही सोल्व कर लेते हैं, ऊपर ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी नहीं। तो फिर 2x², x की वैल्यू कितनी है 4, 4 चौक 16 प्लस y की वैल्यू कितनी है 1, y² 1 रेशो 4x², 4x² की वैल्यू कितनी 4 चौक 16, 4 चौक 16 माइनस y की वैल्यू 1, 1,
तो 16 दूना 32 और 1 33 रेशियो 1664 माइनस 1 63। 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 11 21। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है। ठीक है, तो देवी सज्जनों आपका अगला क्वेश्चन है कि कुछ धनराशि का साधारण ब्याज पर 3 वर्ष में स्वयं की 60% बढ़ जाती है 12,250 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, ये आपको बताना है। नहीं समझे? समझाता हूँ मैं आपको कि कोई धनराशि, कोई मनी है, कोई इंक्रीज होती है 3 वर्ष में स्वयं की 60% हो जाती है। किसके ऊपर? सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर। सिंपल इंटरेस्ट में अब एक चीज़ देखो, सिंपल इंटरेस्ट में डायरेक्ट होता है। 3 वर्ष में कितना हो गया? 60%। तो 1 वर्ष में कितना हो गया? 20% बढ़ गया। ये जो 60% बढ़ा है ना, ये क्या है? ये सिंपल इंटरेस्ट ही तो है। मतलब कोई मनी थी आपके पास में, वो 60% बढ़ गई, मतलब उतनी तो है ही, उसके अलावा 60% और ज़्यादा हो गई। तो ज़्यादा हुई है वो क्या है? वो आपके पास में जो ब्याज मिला है, इंटरेस्ट मिला है, वही तो है। तो 3 साल में 60% का ब्याज मिलता है, तो 1 साल में 20% का ब्याज मिलता है ना। और सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट होती है, सिंपल इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो क्या होती है? 1 साल पर अमाउंट पर मिलने वाला ब्याज ही आपकी रेट होती है। तो 1 साल में आपके 20% बढ़ता है, इसलिए रेट कितनी आ गई आपके पास में? 20%। ठीक है, अब 12,250 पर 2 वर्ष में इसी ब्याज दर से चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा? चक्रवर्ती ब्याज आपको बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट आपको बताना है। तो मैं कैसे करता हूँ, उस तरीके से बताता हूँ। मैं ऐसे करता हूँ कि 2 साल का ब्याज है, तो 2 साल का एक फॉर्मूला होता है, ए रेट यदि ए दे रखी है तो ए प्लस ए स्क्वायर अपॉन 100% इसका कंपाउंड इंटरेस्ट हो जाता है। ये फॉर्मूला है, इसको आप नोट कर सकते हो, इसको आप नोट कर सकते हो। जब 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे और आपको रेट ए दे रखी है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर अपॉन 100%। परसेंट किसका? जो आपके पास मनी उधार ली गई है उसका। ठीक है, तो चलिए सोल्व करते हैं इसको कि कैसे करेंगे। तो रेट कितनी है आपके पास में? 20%। तो 20 प्लस 20 इंटू 20/100 कितना हो गया? 20 40 और 2 दूनी 4, 400 से 2 जीरो जो जीरो कट गई, तो कितना हो गया? ये 44%। ये है आपका 44%। अब 44% निकाल लो इसका, किसका? 12,250 का 44% निकाल लो। 12,250 है, उसका 44% जब आप निकालोगे तो कैसे निकालोगे? 0 से 0 काट दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 25, 5 दूनी 10, 2 से काट दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो 2 दूनी 4, 45 दूना 90, और 11 से इसको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 9 3 5 5390। ऑप्शन नंबर ए। अब ये जो एक कैलकुलेशन ये थोड़ी मैंने फास्ट कर दी है, बट आप इसको जब सोल्व करेंगे तो आपका आंसर यही आएगा 5390। ओके, तो इसके अंदर ध्यान देने वाली बात है केवल ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो ये वाला फॉर्मूला याद रख लो। जब आपके पास में 2 वर्ष की कंपाउंड इंटरेस्ट पूछे और दोनों सालों के अंदर जो रेट है वो सेम होनी चाहिए, ये बात ध्यान रखना। दोनों सालों में जो रेट है वो आपकी सेम होनी चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है स्क्रीन के ऊपर कि ए ने 30 दिन में किसी काम का 1/3 भाग काम किया, 1/3 काम कर दिया 30 दिन में, शेष काम बी ने 40 दिन में काम किया। यदि वे मिलकर काम करें तो इस सारे काम को कितने दिन में कर सकेंगे, ये आपको बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। ए ने 30 दिन में 1/3 मतलब 1/3 काम 30 दिन में कर दिया। मतलब काम कितना था? टोटल काम था 3 काम था। तो एक काम 1/3 मतलब 1/3 कितना हो गया? 1 हो गया। एक 30 दिन में कर दिया, तो 3 काम कितने दिन में करेगा? 90 दिन में। तो ये काम किसने किया? ए ने कर दिया, है ना। अब जो बी है, बी ने 40 दिन में काम किया, है ना। बी ने 40 दिन में कितना काम किया? 2/3 मतलब 2/3 काम किया, 2/3 काम किया, है ना। इसको उल्टा लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाएगा, है ना। अब जो बी था उसने 2/3 काम किया कितने दिन में? 40 दिन में। तो 1 काम मतलब टोटल काम होता है 1, एक माना काम को हमने, है ना। तो 1 काम कितने दिन में करेगा? 2 दूनी 4, काटो इसको, 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, 60 दिन में, है ना। आया कि नहीं आया?
किया गया बी का काम। मतलब ए ने 90 दिन में किया और बी ने 60 दिन में पूरा काम कर दिया, यदि वे मिलकर काम करें। अब इसका भी फॉर्मूला है कि जब दो व्यक्तियों के काम का समय अलग अलग दिया हुआ हो और पूछे कि दोनों मिलकर के उस काम को कितने दिन में एक साथ करेंगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, इसके लिए जो टाइम लगता है वो होता है ए बी अपॉन ए प्लस बी, ए बी अपॉन ए प्लस बी। ए और बी जो है वो ए और बी के द्वारा उस काम को करने में लिए गए समय का मान है। ओके, तो जो टी हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, ए कितना दिया हुआ है 90, बी कितना है 60, और 90 प्लस 60 कितना हो गया 150, 15 छः की 90, 15 एकम 15, 0 0 6 छिंग 36, 36 डेज। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो गया। आगे समझ में, मतलब कुछ भी नहीं था इसके अंदर। इसके अंदर सीधी सी बात ये थी कि जो ए है ना, ए वो 1/3 काम करता है 30 दिन में, तो 1 काम कितने दिन में करेगा 90 दिन में, और बी काम ने 60 दिन में। इसको निकाल दो बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि थोड़ा गला बैठ गया मेरा, खड़ा करना पड़ेगा इसको। 60,000 की राशि पहले वर्ष के लिए 4% की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 5% की दर से चक्रवर्ती ब्याज पर उधार ली गई। 2 वर्ष के अंत में देय चक्रवर्ती ब्याज क्या होगा। अब इसमें आप देखें कि आपका जो पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें जो रेट थी वो 20% दोनों में सेम थी, बट इसके अंदर रेट जो है वो सेम नहीं है ना। तो इसको अलग तरीके से करना होता है। इसको अलग तरीके से क्या करना होता है, उसके अंदर और इसके अंदर सेम ही है बट थोड़ा सा डिफरेंस है, और वो थोड़ा सा डिफरेंस मैं आपको बताता हूँ क्या है। जब कंपाउंड इंटरेस्ट आप फाइंड करेंगे तो इसका फॉर्मूला आप लगा दो इसमें, उसमें ए प्लस ए स्क्वायर बाई 100 किया था, इसमें ए प्लस रेट अलग है ना, प्लस ए बी अपॉन 100% कर दो। बस इतना ही अंतर है, बस केवल, और कोई अंतर नहीं है ना। तो देख लो इसमें ए कितना है 4, बी कितना है 5, और 5 चौक 20, 4 इंटू 5 बटे 100%, है ना। कितना हो गया 4 और 5 9, है ना, और 5 चौक 20, 9 प्लस 5 चौक 20, 20 पंजे 100, 2 पंजे 45 और 1 46/5%, है ना। 46/5% किसका 60,000 का, है ना। तो आपका जो कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया वो हो गया 60,000 का 46/5%, परसेंट है तो बटे में 100 लग जाएगा। ठीक, 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 5 से 12 पंजे 60 होता है, 120 कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, 12 पंजे 60 बच गई 72, 2 55, 5520, 5520 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक तरीका तो ये है। अब मैं आपको दूसरा तरीका और बताता हूँ इसका, कि दूसरा किस तरह से करते। ऐसे ही है, करते ऐसे ही है, होगा भी ऐसे ही, बन के तो यही फॉर्मूला आएगा, लेकिन उसको सोल्व करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। वो आपको बताता हूँ कैसे। है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P 1+R/100 की पावर T-1। ठीक है, ये होता है। अब इसमें P को P रहने दो, P क्या है 60,000 है आपका, तो P को हम पहले अभी P लिख लेते हैं। ठीक, ठीक है। अब 1+R/100, अब ये जो R है ना इसमें सेम है, बट यहाँ पे क्वेश्चन में अलग अलग है, तो अलग अलग है तो अलग अलग हम फाइंड करेंगे। तो पहले साल कितनी है 1+4/100, कितने साल के लिए 1 साल के लिए। अब इसमें मल्टीप्लाई चलता है, मैंने बोला ना, जब साथ ही साथ जो अमाउंट आपके पास में आता जा रहा है उसमें जब आप इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करते जाते हैं तो कंटिन्यू मल्टीप्लाई करते हुए आप आगे तक उसको ले जा सकते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई वही 1+ अगले साल कितनी है 5/100, कितने साल तक है, ये भी 1 साल तक है, मतलब 2 साल के बारे में बता रखा है ना। -1, -1,
-1, ठीक है। करो इसको, कितना हो जाएगा ये 25, 25 और 1 26 और 25 इंटू 20 और 1 21/20 है ना, -1 काटो, ये 6 2 एकम 2 है ना। करो इसको आगे, ये हो जाएगा 60,000 13 इंटू 21 73 -250 बटे 250, ठीक। ये आ गया आपका 60,000 मल्टीप्लाई 23/250। इसको काटोगे तो ये आ जाएगा आपका, से मल्टीप्लाई कर लो इसको, तो 138,000 बटे 25, और जब 25 से काटोगे इसको 138 है, ये 138 है ना। 25 से जब काटोगे ना इसको, 25 पंजे 125 30 25 पंजे 125 5 25 दोनों 50 0 5,520 रुपये। ऑप्शन नंबर डी वो का वो आ गया आपका, ठीक है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा तरीका अच्छा लगा, वो वाला या ये वाला, जो भी है उस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ने 25,000, मेरी आवाज़ थोड़ी कम हो गई है। एक व्यक्ति ने 25,000 की राशि 2 भागों में साधारण ब्याज पर ऋण दी। एक ब्याज 8% पर, एक दूसरा 10% वार्षिक पर। यदि ब्याज की प्रभावी दर 8.60% है तो 10% पर दिए गए ऋण की राशि क्या होगी। दिमाग नहीं लगाना बिल्कुल भी, आपको सीधा सीधा इसको करना है। 2 पार्ट में इसको डिवाइड किया है, एक को 8% में दिया है, दूसरे को 10% में दिया है, और जो टोटल अमाउंट है उसके ऊपर 8.7% का आपको टोटल जो अमाउंट इंटरेस्ट मिला है आपको इफेक्टिव, वो 8.7% है ना। तो इसमें क्या होता है, जब एक अमाउंट के बारे में दिया हुआ है, दूसरे अमाउंट के बारे में दिया हुआ है, और दोनों का मिलाकर के जो इफेक्टिव बन के है उसके बारे में दिया हुआ है, इस प्रकार के क्वेश्चन को करने के लिए एलिगेशन मेथड हम यूज करते हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका है सिंपल सा कि 1 भाग 8% में दिया है, दूसरा भाग 10% पे दिया है ना, और एक जो टोटल इफेक्टिव बन के आया है वो आया है 8.7%, ठीक है ना। तो आपको कुछ भी नहीं करना, इसके अंदर से 8.7 में से 8 घटा दो, 0.7 बचा, 10 में से 8.7 घटा दो, कितना बचा 1.3 बचा, तो 13:7 इसका टोटल आ गया। अब टोटल कितना हो गया, एक पार्ट 13 हो गया, एक पार्ट 7 हो गया, तो टोटल पार्ट कितना हो गया 20 हो गया। और 20 की वैल्यू आपको दी हुई है कितनी 25,000, 20 की वैल्यू आपको दे रखी है 25,000 है ना। इसने पूछा है कि 10% पर दिए गए की वैल्यू क्या होगी, मतलब 7 की वैल्यू पूछी है इसने, है ना। तो 20 की वैल्यू आपको 25,000 दे रखी है, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25,000 बटे 20 इंटू 7, काट लो इसको, 25 7 175 होता है, बटे 2 2 × 16 2 7 14 2 5 10 8,750 8,750। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला क्वेश्चन है कि एक बल्लेबाज ने अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसका औसत जो है वो 1.5 रन बढ़ गया। 18वीं पारी में 18वीं जो इनिंग्स थी उसके अंदर उसका एवरेज क्या होगा, मतलब 18वीं पारी के बाद 18 पारी उसने खेल ली, उसके बाद में उसका एवरेज कितना होगा, फाइनल वाला एवरेज कितना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बल्लेबाज ने अपने 18वीं पारी में 92 रन बनाए, जिससे उसका औसत 1.5, मतलब उसके पास क्या था, एक एवरेज था, वो कितना बढ़ गया 1.5 बढ़ गया। क्यों बढ़ गया, क्योंकि उसने 18वीं पारी में कितने रन बनाए थे 92 रन बनाए थे, है ना। अब एक चीज़ देखो कि पहले जो 17 पारी थी, जो 17 पारी थी उनका एवरेज कितना था, ए था, है ना। लेकिन अब कितना हो गया 1.5 इंक्रीज हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि 18वां नंबर ये जो 92 आया होगा ये उस एवरेज से ज़्यादा होगा, उस एवरेज से ज़्यादा होगा, इसलिए उसने उस एवरेज को इंक्रीज कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब कितना कर दिया,
हर एक नंबर 1.5 बढ़ जाएगा। मतलब 17 जो संख्याएं थी, है ना, उन 17 संख्याओं का एवरेज ए था, लेकिन अब कितना हो गया, प्लस 1.5 हो गया। मतलब प्रत्येक संख्या 1.5 बढ़ जाएगी। तो 17 संख्या कितनी बढ़ जाएगी, तो इंक्रीमेंट कितना हो जाएगा 17 संख्याओं का, 17 इंटू 1.5, तो कितना हो गया ये 25.5, मतलब 25.5 का इंक्रीमेंट हो गया। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये जो 92 जुड़ा है, ये 92 ने उसमें सर्कुलेट कर दिया, 25.5 सर्कुलेट कर दिया। अब 25.5 सर्कुलेट कर दिया तो जो आएगा वो उसका नया एवरेज हो जाएगा 18 पारी के बाद में। तो 18 पारी के बाद में एवरेज कितना हो जाएगा, एवरेज ऑफ 18 पारी 92 माइनस 25.5 कितना हो जाएगा 0.5 66.5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ ना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। 18वीं पारी के अंदर 92 आया था, कोई जो भी आया इसका स्कोर, है ना, इसने स्कोर का जो एवरेज था 17 पारी का, उसने उसको 1.5 इंक्रीज़ कर दिया। सबका 17 का 1.5 इंक्रीज़ हो गया, तो कितना इंक्रीज़ हो गया 25.5 हो गया। तो एवरेज कितना हो जाएगा 92 माइनस 25.5, इसमें से घट जाएगा, ये इसका फाइनल एवरेज हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, नहीं आया, नहीं आया, तो चलिए कैसे बताऊँ इसको। इसको ऐसे समझो कि ये कोई एवरेज था, अब ये 92 आया ना, ये कुछ ज़्यादा आ गया, तो इसने इस एवरेज को यहाँ से इतना बढ़ा दिया इसने, है ना 1.5, और इसकी वैल्यू है 1.5, इतना बढ़ा दिया। अब इतना बढ़ा दिया, है ना, और बाद में एवरेज कितना हो गया, ये एवरेज हो गया। मतलब ये एवरेज था, अब कितना हो गया ए प्लस 1.5 हो गया। तो ए प्लस 1.5 हो गया, तो ये भी 1.5 हो गया। ठीक है, एक सेकेंड, है ना 1.5। अभी जो बढ़ा है ना, ये क्यों बढ़ा है, क्योंकि ये जो बढ़ा हुआ हिस्सा था ना, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ पे चला गया। इसको ऐसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं आपको, बहुत अच्छा तरीका ये। इधर चला गया, अब इधर चला गया तो कितना चला गया, ये चला गया 25.5 चला गया। अब पूरा का पूरा कितना था, पूरा का पूरा 92 था। अब 92 में से 25.5 चला गया, तो ये हिस्सा जो बचा, ये इसका नया एवरेज हो गया। कितना हो गया 66.5, और ये ही किसके बराबर है, ए प्लस 1.5 के बराबर है। तो इसलिए इसका आंसर हो गया 66.5। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। आपका अगला और आई थिंक सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन है ये वाला, एलसीएम और एचसीएफ वाला। दो संख्याएं 2:3 के रेशियो में है, उनका एलसीएम 216 है। इन संख्याओं का योग, इन संख्याओं का सम क्या होगा, ये आपको बताना है। ठीक है तो देखिए दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो दिया हुआ है, एक्स रेशियो वाई दिया हुआ है आपको 2:3, और उनका एलसीएम जो दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है आपको 216। कुछ फॉर्मूलाज हैं वो आपको याद रखने पड़ेंगे। जो एलसीएम होता है वो होता है एचसीएफ इंटू रेशियो जो होता है ना, एक्स इंटू वाई। ये जो रेशियो होता है ना, रेशियो, तो एलसीएम होता है एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स और वाई जो है वो उनका जो है वो रेशो है, उन दोनों नंबर्स का रेशो है। अब एलसीएम कितना दे रखा है, ये फॉर्मूला लिख लो आप, ये वाला जो फॉर्मूला है ना, ये आप लिख लो, ये आपके काम आएगा। ठीक, तो देखो एलसीएम कितना है 216, एचसीएफ कितना है नहीं पता, है ना, एक्स कितना है 2, वाई कितना है 3, तो 2 3 6, तो एचसीएफ कितना आ गया, एचसीएफ आ गया आपका 6 18 और 6 36। ठीक है, अब जो नंबर्स होते हैं ना नंबर, तो नंबर 1 होता है एच सी एफ इंटू एक्स, नंबर 2 होता है एच सी एफ इंटू वाई, है ना। ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लो, ये भी आपके काम आएगा। ठीक, यहाँ पे दो फॉर्मूलाज है आपके पास, एक तो ये वाला और एक दूसरा ये वाला। ठीक है ना। तो इसने बोला इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, दोनों संख्याओं का जो सम होता है वो क्या होता है n1 प्लस n2, कितना हो जाएगा एच सी। अब देखो n1 और n2 जो है ना, उनको जब जोड़ोगे ना तो एच सी एफ कॉमन होता है और x प्लस वाई इसका ऐसे आ जाता है,
ये वाला फॉर्मूला भी आप लिख लो, है ना। तो आपके पास 3 फॉर्मूले हो गए इसके अंदर, ठीक। अब इसको सोल्व करते हैं, है ना। तो जो सम होगा वो कितना होगा, HCF कितना है 36, एक्स प्लस वाई कितना है 2+3, 2+3, 3 2 5, 5 का 30, 5 3 15, 180। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे आपके आज के मैथ के क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं आपके। इन क्वेश्चंस को आप फिर से देखिए, नहीं समझ में आए एक बार दोबारा से देखिए। और यदि इसकी PDF आपको डाउनलोड करनी है, ये जो मैंने आपको करवाए हैं इसकी PDF आपको यदि डाउनलोड करनी है तो आप मेरे चैनल का जो टेलीग्राम चैनल अपना जो का जोश, उसके ऊपर आप जा कर के ले सकते हैं। और बाकी मैं चैनल की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।